Hello, aspirants. I'm Ritesh Shukla, and this is 120 plus mains discussion. So I have discussed the first part of the full paper discussion, and this is the second part, and this is the continuation video. So I'm explaining in each and every video what we are presenting through these videos because we are giving questions and answers, and through these answers we are trying to give you what will be the answer structure for the mains examination of UPSC. Also, what we are trying to do is we are giving you some important instructions where to use what so that you can better your marks in the mains examination. और जो इसमें सबसे बड़ी बात है हम उसमें बता रहे हैं कि डायग्राम्स अगर आप यूज करते हैं कहीं पर तो कहाँ जरूरत होती है, कहाँ डायग्राम्स की आवश्यकता नहीं होती, कहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन जो है इम्पैक्ट बहुत करते हैं जिससे कि मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, कहाँ पे आपकी पर्सपेक्टिव्स काफी डिफरेंट रहती है बाकी कॉम्पिटिटर्स से जिससे कि आपके जो है मार्क्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम जो है थ्रू आवर दिस वीडियो हम जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ आपको स्पेसिफिक कंटेंट भी मिलते हैं क्योंकि 250 वर्ड्स का लिमिट हो या 150 वर्ड का लिमिट हो या 100 वर्ड का लिमिट हो, इट इज द राइटिंग स्किल दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड। जो राइटिंग स्किल है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसको लिमिट करना वर्ड्स विद इन द वर्ड लिमिट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टास्क, और उसको जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर को विदाउट extending the word limit, that is the thing that we are producing here। और इसके थ्रू आप जो है ज्यादातर मेंस का जो पार्ट है उसको आप जो है कवर करके और यहाँ पर इससे काफी ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे कि आप जब मेंस में क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन का आंसर लिखें तो उसको अकॉर्डिंगली यूज कर पाएं और ये सारी बातें आपके दिमाग में रहें, ध्यान में रहें। ठीक है, सो आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस अनदर पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू टेक विल बी from environment, and this is a question related to ozone layer। अब आप यूपीएससी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं then definitely you would be very much familiar about the ozone layer, the depletion, the climate change and all these things, क्योंकि आपको ये ऑटोमेटिकली आइडिया होगा कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से बहुत सारी चीजें अकर कर रही हैं अर्थ पे विच इज नॉट बिकमिंग बेनिफिशियल फॉर द फ्यूचर। और अभी तक के जो जितने भी क्लाइमेट एसोसिएशंस हैं या फिर जो भी जो है एसोसिएशंस क्लाइमेट चेंज के लिए बैठक करते हैं या कुछ करते हैं, तो उसमें जो भी फीचर्स निकल के आते हैं वो ये होते हैं कि अर्थ इज डिटीरिएटिंग इट्स एनवायरमेंट, एंड द main culprit here is the human involvement in the environment without giving a proper attention to the sustainable things that had to be done। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड व्हाई इज इट considered harmful? Name ozone depleting substances. What impact does depletion of ozone have on human life? So probably there are three part of the question, और ये three part of the question ज्यादा से ज्यादा 200 या 250 वर्ड लिमिट्स में ही इसको कवर करना होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इट कुड बी ऑफ इधर 15 मार्क्स और 13 मार्क्स और 12 एंड हाफ मार्क्स। तो अगर मार्क्स के हिसाब से वर्ड लिमिट एडजस्ट होते हैं और वर्ड लिमिट जब एडजस्ट होते हैं तो आपके सेंटेंसेस जो है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। अब हम जो है एक्सप्लेन करेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड आइडेंटिफाई वेयर ओजोन एक्चुअली इज। तो ओजोन के अर्थ के ऊपर जो ये एटमॉस्फेयर का लेयर है इसको इन ज्योग्राफिकल टर्म्स कई पार्ट्स में बांट दिया जाता है। तो जो सबसे करीबी जो पार्ट है वो अर्थ के सरफेस के जस्ट ऊपर, उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, और इसके जस्ट ऊपर जो पार्ट होता है वो है स्ट्रेटोस्फियर इन ज्योग्राफिकल टर्म्स, क्योंकि ये स्टडी के लिए ज्योग्राफी थ्रू द अर्थ के एनवायरनमेंट के स्टडी के लिए या फिर अर्थ की ज्योग्राफी को कंप्लीटली स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इसको जो एयर पैकेट है अर्थ पे सरफेस पे उसको जो है डिवाइड किया गया है सर्टेन सेक्शंस में, और ये है स्ट्रेटोस्फियर जो सेकंड स्टेज है। तो जो ओजोन लेयर है वो मोस्ट प्रोबेबली ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में बिल्कुल यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर मिलेगा। एंड दिस सिचुएशन कैन ऑल्सो वेरी ऑन अर्थ बिकॉज अर्थ पे जो इंक्लिनेशन है, जो एल्टीट्यूड है वो जो है हमेशा चेंज होती है, और अर्थ हर जगह पर एक ही प्लेन जैसा नहीं है, वो दिखने में जरूर दिखाई देता है, लेकिन जो ओवरऑल एल्टीट्यूड है अर्थ पे थ्रू आउट वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो एज द एल्टीट्यूड चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द एटमॉस्फेयर विल ऑटोमेटिकली चेंज। ठीक है, वो रेशियो जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो जो ये ट्रोपोस्फियर है उसके जस्ट ऊपर का जो लेयर है वो है ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर का जो मेन
मोटिव है अर्थ में अर्थ को सराउंड करने का वो है कि जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जो डायरेक्ट हीटिंग या फिर डायरेक्ट जो लाइट अर्थ पे एंटर करती, उसमें जो अल्ट्रावायलेट जो यूवी रेज होते हैं जो कि जो कुड हैव बीन वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन स्किन, उसको यहीं पर ब्लॉक कर देती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एक्ट्स ऐसा ब्लॉक टू दी यूवी रेज, जो कि बहुत हार्मफुल है। और ये जब ओजोन लेयर इस यूवी रे को ब्लॉक करती है, तो इससे जो यहाँ सरफेस पर रहने वाले जो ह्यूमन है, उनके स्किन को ज्यादा बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। हम देखते हैं कि जब भी अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा भी इंक्रीज करता है, वी फील अ लिटिल बिट एंजाइटी विद अस। तो हमारा जो बॉडीली टेम्परेचर है वो बिकॉज यूवी रेज भी यहाँ पर एंटर नहीं कर पाता, उसकी वजह से भी काफी मेंटेन होता है। So overall, ozone layer is a protection that has been given to the earth for the current survival of the human life. All right. अब दूसरा है, why is it considered harmful? जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है उसको हार्मफुल क्यों करते हैं? तो क्योंकि ह्यूमन स्किन है उसको जो है प्रॉब्लम होगा, यूवी रेज के थ्रू बहुत सारी डिजीजेस फैल जाएंगी, इसकी वजह से डिप्लीशन जो है वो बहुत हार्मफुल माना जाता है। ओजोन लेयर डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस है उसके बारे में बताएंगे। व्हाट इम्पैक्ट डज डिप्लीशन ऑफ ओजोन हैव ऑन ह्यूमन लाइफ? इसके थ्रू जो भी डिप्लीशन होता है उसके थ्रू कितने डिजीजेस जो है आज इंक्रीज कर गई है या फिर आने वाले समय में कहां पर इंक्रीज करेगी? दैट ऑल दोस थिंग्स हैज टू बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर आंसर एंड विल बी प्रेजेंटिंग द आंसर अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, तो वी विल बी starting with the ozone layer. Where exactly is it and how the depletion is happening? The ozone layer is a belt of the naturally occurring gas ozone. It sits 9.3 to 18.6 miles, that is 15-13 kilometer above Earth, and serves as a shield from the harmful ultraviolet B radiation emitted by the sun. तो मैंने ये बताया कि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उससे जो है बचाता है, और एक प्रकार का लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में ऑलरेडी अकर करता है अर्थ पे। Ozone is a highly reactive molecule that contains 3 oxygen atoms. It is constantly being formed and broken down in the high atmosphere, which is 6.2 to 31 miles above Earth in the region called stratosphere. As I already explained you, this is the section of the atmosphere that has been divided for a proper study of the Earth. All right. Now, another part of the question we'll be discussing here, there is widespread concern that the ozone layer is deteriorating due to the release of pollution containing chemicals chlorine and bromine. Such deterioration allows large amount of ultraviolet B rays to reach Earth, which can cause skin cancer and cataracts in humans and harm animals as well. So जो main यूवी रे से प्रॉब्लम्स होंगे वो क्या होंगे? स्किन कैंसर के चांसेस हो जाएंगे और कैटरैक्ट्स के चांसेस हो जाएंगे। These are the most prominent diseases which could happen when the depletion of ozone happen. ठीक है, तो ये ओजोन का जो डिप्लीशन है वो कैसे हो रहा है? अर्थ से एमिट करने वाले कुछ क्लोरीन गैसेस, वेरियस मेथड से क्लोरीन गैसेस जो है डिप्लीट हो रही है, ब्रोमाइन गैसेस कुछ डिप्लीट हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी गैसेस है जो कि डिप्लीट हो रही है, जो कि रिलीज हो रही है अर्थ एनवायरनमेंट में, और ये जो है इस ओजोन लेयर को पूरी तरह से खत्म करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ओजोन लेयर की जो परतें होती हैं वो पूरी तरह से गैप बना देती है, और इस गैप से डायरेक्ट जो है यूवी रेज एंटर कर जाते हैं। क्योंकि ओजोन लेयर इज अ ब्लॉक, but because chlorine gases or bromine gases are actually destroying the ozone layer, UV rays will enter, and most probably the diseases related to human will automatically start to evolve. ठीक है, that is the main problem. So extra ultraviolet B radiation reaching Earth also inhibits reproductive cycle of phytoplankton. So it is not only going to affect the human life but also going to affect the flora and fauna of the Earth. ठीक है, so that is why UV rays are very much harmful. ठीक है, इसीलिए प्रोटेक्शन की बहुत आवश्यकता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज algae that make up the bottom rung of the food chain. Biologists fear that reductions in phytoplankton populations will in turn lower the populations of other animals. अब क्या होता है कि फाइटोप्लैंक्टन के एग्जिस्टेंस से हम ये समझ सकते हैं कि द फूड चेन इज इंटैक्ट। फाइटोप्लैंक्टन जो है वो फूड चेन के सबसे लोअर स्टेज पर हैं, और इनके होने से हम ये देख सकते हैं कि द फूड चेन इज इंटैक्ट। इनको खाने वाले कोई बड़े फिशेस हैं, फिर उनको खाने वाले कोई बड़े फिशेस हैं, उस प्रकार से ओवरऑल जो फूड चेन है वो जो है इंटैक्ट है। लेकिन अगर जो है अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट जो है फाइटोप्लैंक्टन पड़ते हैं तो ये डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इनके डिस्ट्रॉय होने से क्या हो जाएगा कि जो भी फूड चेन का जो प्रोसेस है दैट विल बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि इन पे डिपेंड होने वाले और भी जो एनिमल्स हैं या मैमल्स हैं या फिर जो भी एनिमल्स के अलग स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे जो इस फूड चेन का पार्ट बनते हैं दैट दे विल गेट डिस्ट्रॉयड।
ठीक है. So what will happen is ultraviolet rays will not only affect the humans but also affect the flora and fauna that is present on the earth. All right. So what are the how the ozone layer is being depleted, what are the problems there? तो ये क्या है, chlorofluorocarbons chemical found mainly in spray aerosols heavily used by industrialized nations for much of the past 50 years are primarily culprits in ozone layer breakdown. When CFCs reach the upper atmosphere, they are exposed to ultraviolet rays, which causes them to break down into substances that include chlorine. The chlorine reacts with the oxygen atoms in ozone and rips apart the ozone molecule. तो अब मैंने बताया कि क्लोरीन जो है वो बहुत ही हार्मफुल गैस है जो कि ओजोन में जाके टकराता है और इनको ब्रेक कर देता है, और इसको ब्रेक करने से अलग अलग गैसेस जो है और ओरिजिनेट हो जाएगा, और ये ओरिजिनेट होने से क्या होगा कि जो अर्थ का टेम्परेचर है दैट में राइज, और या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्परेचर है उसको भी जो है थोड़ा सा राइज कर देगा. ठीक है. तो अब क्या है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कहां से एमिट हो रहे हैं, तो दे आर एमिटिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, और ये केवल वही केमिकल इंडस्ट्रीज ही नहीं है, इसके अलावा भी अगर पेट्रोलियम इंडस्ट्री है या फॉसिल इंडस्ट्री है या फिर कोई और भी इंडस्ट्री जो कि गैसेस या केमिकल कॉम्पोजिशंस वाले जो भी मैटर क्रिएट करते हैं, उन सब में भी जो एमिशन होता है वो अमाउंट करता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन में. सो दैट इज द मेन gas which is impacting the ozone layer, which is destroying the ozone layer, that is CFC, that is chlorofluorocarbon. ठीक है. और ये पिछले 50 सालों से हो रहा है या उसके पहले से भी हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि अभी जो है जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है व्हेन इट गॉट, जब इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस आ गए, क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस आ गए, और हमको देखने को मिलता है कि जो डैमेजेस और वेस्ट कंटिन्यूअस अर्थ पे बन रहे थे, उससे जब टेम्परेचर हमारी सडनली इंक्रीज कर जाती है, देन वी हैव started to check that what are the problems, and CFC is one of the main problem why ozone is depleting thereafter giving us increase in temperature at the earth. All right. अब इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं. The ozone layer above Antarctic has been particularly impacted by pollution since mid-1980s. This region's low temperatures speed up the conversion of CFCs to chlorine. In southern spring and summer, when the sun shines for long periods of the day, chlorine reacts with ultraviolet rays, destroying ozone on a massive scale up to 65%. This is what some people erroneously refers to as ozone hole. In other regions, the ozone layer has retreated by about 20%. तो अब जो अंटार्कटिका का जो पोर्शन है उसके ऊपर का जो ओजोन है वो जो है अराउंड 65% डिस्ट्रॉय हो जाता है. वो भी कब होता है, जबकि सनशाइन डायरेक्टली इसके हेड पर होती है, और ये जब बिल्कुल डायरेक्टली हेड पर होता है तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है ओजोन से जो है रिएक्ट कर जाती है, और क्योंकि क्लोरीन इज कंटिन्यूअसली बीइंग एमिटेड और वो जो एक जगह पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वहां पर ओजोन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं. अब ये यूवी आके क्लोरीन गैस में जो है वो रिएक्ट कर जाएगी और उससे जो है हार्मफुल चीजें डेवलप कर जाएगी. लेकिन हम ये जानते हैं कि अंटार्कटिका इज अनहैबिटेड, तो वहां पर जो है बहुत प्रॉब्लम तो नहीं होता, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज तो ऑटोमेटिकली आर एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, सो दैट विल बिकम प्रॉब्लमेटिक. जो बाकी एरिया है अंटार्कटिका के अलावा, जो बाकी कॉन्टिनेंट्स है, वहां पर अराउंड 20% ही डिप्लीशन है, बट दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक फॉर ह्यूमन लाइफ एंड फ्लोरा एंड फ्लोरा. ऑलराइट. अब ये जो पोर्शन है, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ हाउ द डिटीरिएशन इज बिकमिंग वेरी मच प्रॉब्लमेटिक फॉर द ह्यूमन लाइफ. जैसे डिटीरिएशन जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, जो ओजोन लेयर है उसका खत्म होना प्रॉब्लमेटिक हो रहा है. इससे पहले भी मैंने 2-3 ऐसे पैराग्राफ डिस्कस किए हैं. तो ये जो है ओवरऑल 250 वर्ड लिमिट्स का है. तो इफ यू वांट यू कैन जस्ट एक्सप्लेन 2 to 3 क्लियर जो है पैराग्राफ्स आप जो है मतलब डिस्कस कर सकते हैं, और इससे ज्यादा आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. दिस इज एन एडिशनल पैराग्राफ दैट आई हैव एडेड, क्योंकि ये जो है एक स्पेसिफिक एरिया है उसकी वजह से. लेकिन पर्सपेक्टिव्स डेफिनेटली गेट यू मोर मार्क्स. तो अगर आप इसको रिड्यूस करके 2 या 3 सेंटेंसेस में कर देते हैं और बाकी जो पैराग्राफ्स हैं उनको भी 2-3 सेंटेंसेस में कर देते हैं, देन इवेंचुअली इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. ऑलराइट. नाउ ozone in the air we breathe can harm our health. People most at risk from becoming air containing ozone include people with asthma, children, older adults, and people who are active outdoors, especially outdoor workers. In addition, people with certain genetic characteristics and people with reduced intake of certain nutrients such as vitamin C, E, and are greater risk from ozone exposure. तो अब ओजोन से मैंने बताया था कि बहुत सारी डिजीजेस डेवलप होने के चांसेस हैं. तो अब जिनमें भी विटामिन सी और ई की कमी होगी तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ डिजीज. वेयरएज ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें की इम्यूनिटी की बहुत कमी होती है, उनमें भी जो यूवी रेस से ऑटोमेटिकली डिजीज जो है डेवलप हो सकते हैं.
तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना केवल एनवायरनमेंट के लिए ही खतरा नहीं है, रहने वाले जो लोग हैं उन पे भी डायरेक्ट असर करेगा, ठीक है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर। Now we will be moving toward the conclusion of the answer. Breathing ozone can trigger a variety of health problems, including chest pain, coughing, throat irritation, airway inflammation. It also can reduce lung function and harm lung tissue. Ozone can worsen bronchitis, emphysema, asthma, leading to increased medical care. And this sentence is irrelevant here. तो आखिरकार जो ओजोन है वो क्या करता है, ब्रोंकाइटिस को और भी जो है खराब कर देता है, एम्फिस्मा अगर है तो वो और भी खराब हो जाएगा, एस्थमा क्योंकि जो है वो लंग्स की ही प्रॉब्लम है तो उसको और भी जो है डिटोरिएट कर देगा। ये आखिरकार किससे हो रहा है, यूवी रेस से ही हो रहा है, विच आर बीइंग ब्लॉक्ड बाय द ओजोन, ठीक है। तो ओवरऑल जो ओजोन लेयर है उसका जो परत है उसको खत्म करना, दैट विल बी हार्मफुल डायरेक्टली फॉर द ह्यूमन, वेरस वो कहां पर जो है ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है हेल्थ पर, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का केवल इतना ही समरी था कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन से क्या होगा, वो कैसे हार्मफुल होंगे, उसमें जो है कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस क्या हैं, और अगर कोई डिसीज जो है इम्पैक्ट करती है ह्यूमन को तो वो जो है क्या होगा, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस इन दिस आंसर। ओवरऑल जो है ओजोन के डिप्लीशन का और ये उसके प्रोसेस जो है स्पेसिफिकेशन या फिर ओजोन का जो स्ट्रक्चर है टूटने के बाद, वो सारी चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते थे, बट दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। वो आपको जो है दे विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर ऑल दोज थिंग्स। तो आई विल बी कंक्लूडिंग, ozone affects sensitive vegetation ecosystems including forests, parks, wildlife refuges, wilderness area. In particular, ozone harms sensitive vegetation during the growing season. EPA calls this criteria air pollutants because their levels in outdoor air need to be limited based on health criteria. So EPA is a kind of a NGO that has advised that इसका जो है जो एयर पॉल्यूटेंट इसको जो बना रहे हैं, that is becoming more and more dangerous because of the ozone depletion, ठीक है। तो ओजोन क्या क्या इफेक्ट करता है, सेंसिटिव वेजिटेशन, जो वेजिटेशन है उस पर इफेक्ट कर रहा है, इकोसिस्टम के ओवरऑल, क्योंकि मैंने बताया कि फाइटोप्लैंक्टन अगर डायरेक्टली खत्म हो जाएंगे दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट, ठीक है। उसकी वजह से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा, फूड चेन में इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉरेस्ट, पार्क्स, वाइल्ड लाइफ, ये जो है डायरेक्ट इसके भी कुछ ना कुछ तरीके से पार्ट्स हैं, तो ये जो है ऑटोमेटिकली इफेक्ट होंगे। सो दिस इज द कंक्लूजन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन and we'll be moving on to the other question from here. Okay, now the second question which I'm going to discuss, that will be from science and tech. ओके, मोस्ट प्रोबेबली साइंस एंड टेक के जो इंडिया में क्वेश्चंस हैं, जो यूपीएससी क्वेश्चंस पुट अप करती है, उसमें भी ज्यादातर ओपिनियन बेस्ड ही होते हैं, और ये जो ओपिनियन होते हैं वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में, डीप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन हाँ जो एक्सरसाइज और टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर स्पेस में कुछ अगर इंडिया ने ऐसा डेवलप किया है, स्पेस में कुछ ऐसा पीएसएलवी या फिर लॉन्च व्हीकल ऐसा उन्होंने ऐसा सेंड किया है या फिर सेंड करने वाले हैं, या कोई प्रोग्राम अभी चल रही है, तो उसके बारे में पूछते हैं। उस प्रोग्राम के थ्रू इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे उसके बारे में पूछते हैं। जो टेक्नोलॉजी पार्ट है या फिर क्या कहेंगे कि जो बिल्कुल भी डीप टेक्नोलॉजी वाली बात होती है, दोज आर नॉट आस्क्ड, वो बहुत ही कम पूछा जाता है, एंड दैट आल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ डीप साइंस, ठीक है। और वो जो है क्वेश्चंस एक आध दो हो भी सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू इट, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप आउटलाइन ही जानते हैं, प्लीज डोंट टच इट, ठीक है। आप उसको टच करेंगे वो 12.5 मार्क्स या फिर 13-15 मार्क्स का होगा, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लूज इट देयर, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है आपको स्टेटमेंट्स एग्जैक्ट देने होंगे, एग्जैक्ट जो है कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट करने होंगे। अगर उसमें किसी ने और अच्छा डायग्राम्स वगैरह प्रेजेंट किया है तो यू आर गोइंग टू लूज देयर, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप टच करिए जो कि एज अ प्रोग्राम डेवलप किया गया है, और उसके जो फीचर्स हैं दैट डू नॉट इंक्लूड वेरी मच टेक्नोलॉजी इन इट, ठीक है। या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ही जो कि आप थोड़ी बहुत समझ पा रहे हो, वैसा ही क्वेश्चंस आप जो है अडॉप्ट कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का है, डिस्कस अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय इसरो, how the application developed by it is helping in socio-economic development of states in India. So mostly the questions which will be asked in science and technology will be like this only, क्योंकि अगर कोई अलग से प्रोग्राम अगर इंडिया में बनता है
उसका जो है कमर्शलाइजेशन हो रहा है या कमर्शलाइजेशन नहीं हो रहा है, इन सारी चीजों पे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप इजीली आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चंस होता है दैट में बिकम हेक्टिक। ठीक है, सारी चीजें याद कर पाना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन यू कैन पिक एंड अडॉप्ट दीज क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, टेक्नोलॉजी जो भी डेवलप किया गया इसरो द्वारा उसको जो है संक्षिप्त में हम बता देंगे और फिर उसके बाद विल further continue with our answer. So India's role in space science and technology industry has attracted criticism due to wasteful spending when 30% of population is below poverty line. However, India's achievements have been immense. Now, the first statement which I have used here is that ये जो है सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होता रहा है जो भी प्रोग्राम्स डेवलप होते हैं इंडिया में कि 30% से ज्यादा जब बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं तो इन प्रोग्राम्स की क्या हो सकता है। तो आखिरकार जो यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप या फिर अगर अलग कंट्रीज भी हैं तो उनके यहाँ भी जो पॉवर्टी लाइन के जो पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन डेफिनेटली दे आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स एंड दे हैव रीच्ड अ सब्सटेंशियल पोजीशन टुडे। अगर ओवरऑल स्पेस में कोई एक कंट्री बहुत ही आगे निकल चुका है एक्सप्लोरेशन करने में, रिसर्चेस करने में, और हमारी कंट्री क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी लाइन के नीचे कुछ नंबर ऑफ परसेंटेज हैं तो और हमने टेक्नोलॉजी होते हुए भी अगर रिसर्चेस नहीं किए तो कल को जो डिफरेंट पैराडिगम जो है बनने वाला है थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको हम कैसे टो कर पाएंगे। इसकी वजह से हमें जो है स्पेस में या फिर जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है हमारी उसमें जो है कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हाँ, जो ये जो सोशल एस्पेक्ट है उसको ध्यान में भी रखना चाहिए, उसके लिए भी प्रोग्राम्स होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो रिसर्चेस हैं उसको कंटिन्यू करना ही होगा। दैट इज वो हमारी मजबूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम इनको ही कुछ ना कुछ हेल्प ही प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यहाँ बताएंगे कि इंडियाज अचीवमेंट हैव बीन इमेंस, वो जो है काफी सारी काफी अलग अलग जो है अचीवमेंट्स है इसरो की एंड दैट वी आर गोइंग टू discuss it here. ठीक है, institution building, ISRO has become one of the top space agencies of the world, conducting various space programs which rivals technology of NASA and Chinese space programs. अब क्या है कि throughout the world NASA is a very known name. NASA के ही जब भी हमने सुना है कि फर्स्ट ज्यादातर स्पेस स्टेशन या फिर स्पेस शटल या फिर मून लैंडिंग अगर कुछ भी कराना है तो वी डू हियर दैट नासा इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन दैट हैज डन दिस डन दैट। तो नासा के अगेंस्ट अगर कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन विद कमिंग अप विथ वेरी वेरीफाइड टेक्नोलॉजी दैट इज इसरो। इसरो इज अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि नासा के अगेंस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है विच कुड बी डिलीवर्ड टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में पायदान है इसरो का। साथ ही साथ जो चाइनीज स्पेस प्रोग्राम था, चाइना भी बहुत एडवांस कर चुका है, उन्होंने भी मून पे जो है कुछ अपने लोगों को सेंड किया था और अपना एक लूनर ऑर्बिट लूनर रोवर भी छोड़ा हुआ था मून पे। तो इनका भी प्रोग्राम जो है काफी एडवांस कर चुका है, लेकिन इसरो इज क्रिएटिंग इट्स ओन प्लेस इन अमंग दिस ह्यूमंगस इंस्टीट्यूशंस जो कि 50-60 साल से भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इसरो इज डूइंग इन इंडिया। Indian space program is money intensive and is considered cheapest and most effective internationally. India has spent about $1.5 billion versus NASA. अब क्या होता है कि NASA की जो भी टेक्नोलॉजी होती है those are very much expensive, बहुत ही महंगे होते हैं, whereas जो इसरो जो भी टेक्नोलॉजी यूज करती है और एग्जैक्ट उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी जो कि नासा ने इस्तेमाल किया होगा उसको बहुत ही कम रुपए में इस्तेमाल करके तब जाके डेवलप करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग टास्क कि इतने कम रुपए में इतनी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी डेवलप करना और उसको वर्क कराना, दैट इज वेरी ह्यूमंगस टास्क दैट इसरो कंप्लीट्स। ऑलराइट, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि दिस इज रिसोर्स इंटेंसिव। ऑलराइट, मंगलयान प्रोजेक्ट को ही ले लें, which was first एशिया प्रोजेक्ट to successfully launch a satellite in Mars orbit on the first trial. अब फर्स्ट ट्रायल में ही मार्स ऑर्बिट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर पहुंचाना, दैट वाज द वेरी टफ टास्क, और वो भी जो है बहुत ही कम रुपए में ऐसा प्रोवाइड करना, दैट वाज एग्जाम्पलीफाइड थिंग दैट वाज डन बाय इसरो। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये रिसोर्स इंसेंटिव है। इसरो जो भी अपने प्रोग्राम्स या फिर प्लान्स बनाती है वो काफी रिसोर्स इंटेंसिव होता है और उसको जो है काफी कॉस्टिंग जो है उसको काफी कम रखी जाती है। हालांकि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी एंड ऑल दैट वो सब रीजंस हैं, लेकिन जो हमें टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो भी बहुत महंगी नहीं है। ठीक है, दैट बिकम्स
competition for NASA and other Chinese space programs and other Russian space programs. All right. Third point would be lower cost of services due to resource intensive space program per unit cost offered by services like rocket launch are the cheapest and of highest quality in the world, attracting foreign revenue. PSLV program is a market leader today in low cost space launches for small satellites. अब क्योंकि लो कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं अलग अलग छोटे देश जो है अगर वो अपना सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं तो दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इसरो बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग चीपर चीपर जो है वो आसानी से जो है ऐसे टेक्नोलॉजी मतलब प्रोवाइड कर रही है जो कि एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ते दामों पे उपलब्ध है। और ऐसी टेक्नोलॉजी जब छोटे देशों के पास जाती है तो वो खुद भी अपना रिसर्च करते हैं। तो डेफिनेटली डिमांड इज ग्रोइंग फॉर द टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द इसरो। ठीक है, तो दैट इज अनदर पॉइंट, दैट इज लो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय इसरो एट द सेम टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय नासा और अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड who are working in space. ठीक है, in the field of space. Now what are the technologies used by ISRO? तो reusable launch vehicle technology demonstration, RLV will reduce launching cost by a factor of 10. तो reusable launch vehicle का एक प्रोग्राम जो है इसरो रन कर रही है, जबकि ज्यादातर जो है नासा के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं अगर वो अनसक्सेसफुल होते हैं तो उसको कंप्लीटली अबैंडन कर दिया जाता है। लेकिन इसरो जो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, अगर कोई लॉन्च व्हीकल उसको रीयूज किया जा सकता है तो उसको जो है कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करके और उसको भी आगे बढ़ाया जाता है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी वजह से ही कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा हो जाता है। ठीक है, सेकंड इज डेवलपमेंट ऑफ स्क्रैमजेट इंजन, दिस विल इंक्रीज द पेलोड कैरिंग कैपेसिटी। अब जो हमारा इनिशियल जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी था वो काफी लो था, लेकिन आज इसरो की जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस तरीके से हम जो है चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें अब स्क्रैमजेट को भी इंक्लूड कर दिया गया है। और इससे क्या होगा कि जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको काफी इंक्रीज कर दिया गया है। अब इससे क्या होगा कि जो भारी जो वाहन होते हैं उनको जो है कैरी करके वो जो है स्पेस में ले जाया जा सकता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज बीन डेवलप्ड। ऑलराइट, नाउ let's know about the application of space science and technology that has helped India in socio-economic development. आखिरकार ये जो टेक्नोलॉजीज डेवलप करके हम जो है स्पेस में कहीं पे प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर कहीं पर जाके ऑर्बिट में अगर लगाते हैं किसी लॉन्च व्हीकल को, तो उसका आखिरकार मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, हाउ इज इट हेल्पिंग आवर कंट्री। तो सबसे पहला है कि स्पेस साइंस हैज प्रोमोटेड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड साइंटिस्ट पूल हु आर इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ इंडिया टुडे। अब क्या होता है कि ज्यादातर हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट या तो आईएससी से निकल जाएं या फिर जो है अलग इंस्टीट्यूशंस जो है आईआईटी से भी इवन निकल जाएं, जो इंजीनियर्स होते हैं वो ज्यादातर जो इंजीनियर्स साइंटिस्ट होते थे दे वेर डायरेक्टली बीइंग रिक्रूटेड बाय द नासा पीपल, और यहाँ पर ये डायरेक्टली रिक्रूट होते थे और इनके यहाँ पे काम करते थे, इनके थ्रू ही अलग अलग मिशंस को अंजाम देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्किल साइंटिस्ट आर waiting here because ISRO is giving them quite good opportunity and it is also becoming a premier institution in the world जिसमें जो है एडवांस टेक्नोलॉजी की भी दिखाई देती है कि हाँ यहाँ पर भी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे कि हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्किल साइंटिस्ट आर वेटिंग नाउ एंड दे आर वांटिंग टू गेट इनटू ISRO सम और द अदर। ठीक है, second is international recognition has helped India membership of bodies like CERN which will develop both scientific and space manufacturing industry in India. अब CERN एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था, CERN एक ऐसी बॉडी थी जो कि गॉड पार्टिकल पे भी जो है रिसर्च कर रहे थे। तो यहाँ पर इसरो के भी साइंटिस्ट जो है बहुत सारे लगे हुए थे। अब इनके पास मेंबरशिप होने से हमारा जो रेपुटेशन है इंस्टीट्यूशन का वो काफी आगे बढ़ जाता है और जो नासा जैसे इंस्टीट्यूशन है उनके साथ में हमको भी खड़ा रखता है। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग एंड दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट दैट इज बीइंग डन हाउ द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इसरो इज गिविंग अस। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज सोर्स थ्रू रेवेन्यू। अब आप जानते होंगे कि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इसरो के, वो जो है अंतरिक्ष है इंस्टीट्यूशन जो कि प्राइवेट तरीके से प्राइवेट आर्म है इसरो का, वो बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज को प्राइवेटली सेल करता है और उससे जो है रेवेन्यू क्रिएट करता है। तो द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विच आर चीपर उसको जो है और देशों को हम सेल करके और भी अच्छा रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग पार्ट दैट आर बिग एप्लीकेशंस हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प। ठीक है, कल्चर ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कल्चर ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट बहुत सारे ऐसे वेबसाइट जैसे कि जीपीएससी है,
भुवन का एक स्पेसिफिक जो है गूगल अर्थ टाइप का एक खुद एप्लीकेशन जो है डेवलप किया गया था इसरो द्वारा। और ये जो भुवन का जो सॉफ्टवेयर था उसका ये काम था कि ओवरऑल इंडिया का जो मैपिंग है उसने वो बहुत क्लियर कर दिया था। अराउंड 10 किलोमीटर्स तक भी उसके जो रेंज है वो ऊपर से दिखाई देते थे। ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर फॉर नोइंग थिंग्स। ठीक है, तो कल्चर ऑफ लर्निंग और डेवलपमेंट भी बनाया जा रहा है इसरो के द्वारा। और ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स भी इसरो डेवलप कर रही है जिससे कि लार्जली आप जो है इन्फो ले सके। ठीक है, सुपीरियर टेक्नोलॉजी लाइक जियो मैपिंग, सार्क सैटेलाइट विच हैव वाइडर एप्लीकेशन टू इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। अब जियो मैपिंग जैसे सैटेलाइट्स भी डेवलप कर रही है जिससे कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है चीजों को मैप करके और वहां पर अलग अलग चीजें माइन्यूटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर जो है बहुत सारे सैटेलाइट्स लगाने के बाद ऐसे सॉफ्टवेयर जो है इसरो ने डेवलप किए हैं। ठीक है, सो दोज आर वेरी मच बेनिफिशियल एज फार एज आवर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इज कंसर्न। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द एप्लीकेशंस दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय द इसरो, और कैसे ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है हमारे देश को, हमारे लोगों को। तो ये कुछ उसमें से हैं, बाकी और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि आप दे सकते हैं कि कौन से एप्लीकेशंस डेवलप होते हैं। इरिगेशन में भी बहुत सारे हेल्प होते हैं सीड्स को प्रोवाइड करने में। सीड्स में कौन सी सीड्स जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, या फिर कहाँ पे फसल अच्छी हो सकती है, या फिर कहाँ पे मैपिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसरो के बहुत सारे एप्लीकेशन से और बताया जा सकता है। तो हम तो यहाँ पे यही पर्सपेक्टिव अभी दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आप पुट आउट कर सकते हैं। बट बिकॉज वी आर प्रेजेंटिंग आंसर, तो हम इसको जो है वर्ड लिमिट करके और इसको बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हम प्रेजेंट करते हैं, और उसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कितना अच्छा हम स्कोर कर पाए। ठीक है, you may have a lot of knowledge, you do have a lot of perspectives in your head, but it has to be concised and it has to be framed into sentences which could have meaning. That is the overall part of making answer. ठीक है, आंसर प्रेजेंट करने का एक ही चीज है कि आप बहुत सारी चीजें जानते हैं लेकिन उसको कंसाइज करके 150 वर्ड लिमिट या 250 वर्ड लिमिट या 200 वर्ड लिमिट्स में आप कंसाइज कर दें। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स एज फार एज यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न। ठीक है, नाउ we'll be concluding our question here. After looking at the achievements of ISRO, it can be said that India is no more at the backdrop, even in the field of space science. Future plans include development of unified launch vehicle, small satellite launch vehicle, among others. ठीक है, अभी तो कई सारे जो है छोटे छोटे लॉन्च व्हीकल्स को भी इंडिया ने, इसरो ने जो है अभी लॉन्च किया था। 100 के आसपास, 100+ जो है क्या कहते हैं सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, माइक्रो सैटेलाइट्स भी लॉन्च किया था। तो आखिरकार जो हमारा फ्यूचर है वो काफी ब्राइट दिखाई दे रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम्स गगनयान जैसे हैं वो जो है ऑलरेडी प्लान्ड है। IRNSS जो है प्लान, वो ऑलरेडी प्लान्ड है। तो इसरो का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट दिखाई दे रहा है, और इससे ये भी दिखाई दे रहा है कि टेक्नोलॉजी जो हमारी है वो काफी ज्यादा आगे तक जा रही है, बिकॉज मेनी कंट्रीज आर नाउ वांटिंग आवर टेक्नोलॉजीज सो दैट दे कैन डू रिसर्च इन देयर स्पेस और व्हाटएवर फील्ड्स दे वांट टू। ठीक है, so this is the overall conclusion, this is the overall answer for this particular question, and I will be winding up this particular video, whereas I will be coming up with the third part of the video of full paper discussion, and I will be taking things from there. ठीक है, so thank you for watching this। और मैंने ये भी बताया था कि हर वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चंस हम प्रेजेंट कर रहे हैं। उस 2 क्वेश्चंस का आप आंसर जो है लिख के हमें सेंड कीजिए, हम उसको आपको रिव्यू करेंगे, और जो वो रिव्यू होगा वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे होगा। आपने जो डायग्राम्स उसमें प्रेजेंट किए हैं उस पर होगा। आपने जो वहां पे कोटेशंस यूज किए हैं किसी स्पेसिफिक पर्सनालिटीज के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, तो उस पर होगा। और जो भी थॉट प्रोसेस आप उसमें देते हैं उस पर होगा। ये सारी मार्किंग स्कीम हम अलग अलग बताकर फिर आपको आंसर के बारे में बताते हैं कि आखिरकार ये जो आंसर है वो आखिरकार कैसे आपको हेल्प करेगा, सो दैट यू कुड फेच गुड मार्क्स। ठीक है, गुड मार्क्स इन मेंस एग्जामिनेशन। तो लास्ट में 2 क्वेश्चंस होंगे, उसका आप आंसर लिख के उसके पिक्स लेके हमें हमारे जीमेल अकाउंट जो कि आपको लास्ट में दिया जाएगा वहां पे सेंड कर दीजिए। That is all I want to say in this particular video, and until then, stay home, stay safe, keep learning, and I'll be coming up with another video. Thank you.